Hello everyone, welcome to Ansargari. Today we are discussing the Hindu newspaper of December 31st, 2023. This is the last day of 2023. Tomorrow will be the 1st January of 2024. So starting with the first article, M.K. Stalin met the Governor R.N. Ravi and with discussion. तो तमिलनाडु में सबसे बड़ा इशू अभी है क्या मानसी? 2 to 3 इट एरियाज इज था। फर्स्टली कि जो पेंडिंग बिल्स गवर्नर अपने पास रखते हैं उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो देयर इज दिस इशू बिटवीन द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर, द स्टेट मशीनरी वी कैन से। सेकेंडली इज कि उन बिल्स को देन प्रेसिडेंट असेंट के लिए सेंड कर दिया जाता है, मतलब मोर नंबर ऑफ बिल्स, लाइक वी सॉ कि 10 बिल्स को सेंड किया गया था फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट। तो एक ये इशू है, और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में तो यही मेन इशू है। ट्रू। और एनईटी का था एक इशू कि एनईटी में तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो चाहते थे कि बच्चे वो जो खुद एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसके थ्रू एडमिशन ले नेशनल इंस्टीट्यूशन में जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन हम्म। गवर्नर चाहते थे कि जो एनईटी एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, तो सब में सबको जाना चाहिए उसमें एग्जाम में। तो ये भी एक इशू था उसमें। प्लस दूसरा जो तमिल सेपरेटिज्म मूवमेंट है इन द नॉर्दर्न तमिल रीजन, फिर फिशरी से रिलेटेड है कि श्रीलंका और तमिलनाडु तमिलनाडु के बीच में होता है थोड़ा सा डिफरेंसेस है ओपिनियन ओवर द लैंड्स, उस पर भी इशू होता है। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट टेक्स ऑफ अहेड ऑफ January 22। तो अयोध्या जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेलवे प्रोजेक्ट, तो 22 दिसंबर will be the Ram temple consecration ceremony and no stone will be left unturned to develop the holy place। तो ओवरऑल टूरिज्म पर सपोर्ट डेवलप किया है, टूरिज्म बेस्ड पर डेवलप किया जाएगा। जैसे मक्का और मदीना है वैसे ही पूरा अयोध्या को। तो एक चीज का कंसर्न रहा है जो हम लोग बात किए वक्फ प्रॉपर्टी का। दूसरा बात की है कि रैपिड अर्बनाइजेशन होने वाला है अभी अयोध्या में बहुत ज्यादा तेज गति से। तो हो सकता है कि आप फोकस नहीं करें दूसरे एम्यूनिटीज पर, फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन हो गया, कॉन्क्रीटाइजेशन बड़ा हो गया तो आपका फ्लड का इशू हो सकता है। तो क्लियर ड्रेनेज होना चाहिए, तो इसे फोकस ज्यादा करना चाहिए वहां से, अपार्ट फ्रॉम दैट। हाँ। क्योंकि सब चीज तो बना ही रहो आप, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। ग्रोथ हो रहा है वहां पर, 46 प्रोजेक्ट। करेक्ट। तो नहीं तो फिर अगर यही अगर सेम सेम प्रॉब्लम होगा तब फिर ओवरऑल तो फिर तो प्रॉब्लम ही होने वाला है। जैसे चेन्नई का हाल वही है, वैसे ही पटना का भी है, वैसे ही मेन सिटीज दिल्ली का भी कुछ कुछ रीजन में है, तो वहां पर भी हो जाएगा। तो मोर फोकस शुड बी ऑन दिस वन। नो इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग विद बीजेडी इन 2024 इलेक्शन। तो बीजेडी आइडियोलॉजी हंसी, बीजेडी इज, बीजू जनता दल। हाँ, बिजू जनता दल। आइडियोलॉजी क्या हो की सकता है? जो, हाँ, स्टेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट ही, लाइक नेटिव पॉपुलिज्म हो गया, फिर पॉपुलेशन, हाँ वही। ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के लिए प्रो ट्राइबल। तो इनका रहा है कि पेट्रोटिज्म भी है, नेशनलिज्म इनके अंदर में भी आर्टिकल है, तो वो थोड़ा सा सेंटर राइट के अराउंड ही है बीजेडी, इसलिए सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा बीजेपी को। इसलिए बीजेपी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है उड़ीसा के अंदर में, क्योंकि बीजेडी ऑलरेडी वो सब काम कर रहे हैं जो बीजेपी करते हैं, नॉट इन द थोड़ा और ज्यादा राइट, लेकिन सेंटर राइट के अराउंड। और बीजेडी प्रो सोशलिस्ट भी है बीजेडी, वो गवर्नमेंट स्कीम है तो बीजेपी भी करते हैं, प्रो सोशलिस्ट है। लेकिन साहब नेटिव पॉपुलिज्म हो गया, जैसे ट्राइबल के लिए जगन्नाथ टेम्पल को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बनाना है, तो 4,000 कुछ करोड़ रुपीस हैव बीन अलॉकेटेड फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द पूरी प्रोजेक्ट। ये डिस्कस भी किए थे, न्यूज़पेपर में आया था। तो ये सब किया जाता। सेंसस पोस्टपोन्ड अगेन। तो सेंसस हर साल हर 10 साल में होता है एंड इट इज डन बाय द आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी कोविड के समय में पोस्टपोन किया गया था, 2021 में ड्यू था, और अभी हर साल हुआ है 1881 से लेकर के आज तक में। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टपोन किया गया। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है मानसी? इम्प्लीकेशन
ये कि जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में एक्चुअली हमें डेटा चाहिए होता है, एक जो हम बोलते हैं डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, उसमें एक हिंड्रेंस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात करते हैं इवन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की भी, तो कैसे हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके लिए जो स्टेप्स हमें आज चाहिए वो डीले हो सकते हैं, एंड उसके रेperकशंस बड़े भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड हमने बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पूरा डिपेंडेंट है अपॉन दिस डेटा, क्योंकि ये डेटा आगे डिपेंडेंट है डीलिमिटेशन के ऊपर जो 2026 के बाद किया जाएगा, तो इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। ट्रू। अब है कि हाँ, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, डीलिमिटेशन हो गया, सब चीज इम्पैक्ट हो रहा है। विमेन रिजर्वेशन, हर चीज इम्पैक्ट हो रहा है। सेंसस के बिना कुछ बहुत मुश्किल है। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। अगर आप डेटा ही आप इनपुट नहीं करोगे कि कितने लोग अभी भी एस सी बी सी हैं, कितने लोग कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, कहाँ कितना माइग्रेशन हुआ है, फिर सही में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है कि नहीं, ये सब पता लग नहीं सकता बिना सेंसस का। अभी भी हम लोग 2011 के पे चलते हैं एग्जैक्टली। एंड एन एच नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है, वो कुछ 1 लाख या 50,000 लोग का ओपिनियन है। उन्हीं का डेटा है, ओपिनियन नहीं बोलेंगे, डेटा है उनका। लेकिन ये सेंसस सबका होता है, तो उनका जो सर्वे है इनका सर्वे में तो डिफरेंस आ सकता है। इसलिए जरूरी है था। मान जी। हाँ राइट, क्योंकि वो तो बहुत एक छोटा। स्मॉल सैंपल है। हाँ, इसका एग्जाम बता, फॉरेन टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर विल बी अ फोकस इन 2024। फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट तो वही पुलवामा में क्रॉस लोकल बॉर्डर। टेररिस्ट है कि फॉरेन टेररिस्ट है पुलवामा अटैक में? फॉरेन टेररिस्ट मेरे हिसाब से। लोकल टेररिस्ट है वो। तभी तो पाकिस्तान चाह, मतलब ये भी तो इंडिया को बहुत दिक्कत हुआ डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए कि लोकल थे वो। अडील अहमद दर था नाम उसका, जो सुसाइड बॉम्बर था, वो लोकल था। तो हम्म। और दूसरा फॉरेन टेररिस्ट एंट्री होता है थ्रू द वही पीर पंजल रेंज, हम लोग डिस्कस भी किए थे हाँ। वहां से। और अफगानी, उसमें फिर सूडान के, सब जगह से आते हैं फॉरेन टेररिस्ट। 1990s में हर फॉरेन टेररिस्ट, सऊदी अरेबिया से, सूडान से, इराक से, इराकी थे उसमें, लिबियन थे, सब फॉरेन टेररिस्ट। पूरा एक इस हब था फॉरेन टेररिज्म, एक एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है टेररिज्म बोला जाता है। हम्म। राजौरी पूंछ सिक्योरिटी सिचुएशन इशू होता है। तो विल बी आ फोकस ऑन, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा से ज्यादा, उनके पास कोई रहता नहीं है ना कि परिवार नहीं है वहां पर, तो वो फ्रीली काम कर सकते हैं। लोकल टेररिस्ट का वैसा डर रहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार लोकल में है, तो अगर सिक्योरिटी स्टाफ उठा कर लेके चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिटरेंट है परिवार का होना। फॉरेन टेररिस्ट लिए कुछ नहीं, तो इसलिए ज्यादा वो उन लोग टफ होता है, ज्यादा डर कम होता है उनके अंदर में। तो एंड सेंसस की हम बात कर रहे थे, तो उसके वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बता सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री करती है एंड वो सारी चीजें। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है सेंसस करवाते। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एक बार सर्च करो ऑनलाइन, उस एक आई थिंक मिनिस्ट्री वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ बता रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, हम्म, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। हाँ, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। 1881 से लगातार सेंसस होते आ रहा है, 10-10 साल में, राइट फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। और अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि इवन ड्यूरिंग द पार्टीशन और पहले सब में होते जा रहा है अभी तक में। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि अब पोस्टपोन किया गया। तो सेंसस एक्ट 1948 है। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूनियन सब्जेक्ट के अंदर में आता है, स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो 7 शेड्यूल में आते हैं। और फिर जो सेंसस का डेटा, इट इज कॉन्फिडेंशियल, वो रिलीज नहीं किया जाता है। इट इज नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और सेंसस एक्ट 1948 के अंदर में ही दिया हुआ है ये चीज। तो ये हो गया। करूँ ना? हाँ जी। तो इसी का बता रहे थे, या कुछ पूछना है इसमें? और नहीं नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, बस एक मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो सेंसस का डेटा होता है नॉन पर्सनल डेटा है कि पर्सनल डेटा है? करूँ? आई थिंक नॉन पर्सनल डेटा ही होगा। ट्रू। पर्सनल डेटा मतलब कि आप कौन सा सोशल मीडिया चलाते हो, आपका क्या है, नॉन पर्सनल, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा है वो। एक एग्जाम्पल है। हाँ जी। तो ये हो गया। न्यूज क्लिक केस क्या है?
डिस्कस किए थे मानसी? ये अभी न्यूज़ से के 2 महीना से चल रही है। तो जो इनके हेड थे, मतलब गौतम कि जो गंभीर न्यूज़ रखा। पब्लिश की जाती थी, हाँ, शॉर्ट में बता, मैं उसके बता दूंगा रिगार्डिंग। डिटेल में फिर से अभी 30 सेकंड में। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो यूएपीए, सकता है? मतलब यूएपीए एक्ट के अंडर बुक किया गया था, गिवन जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो इट वाज बिलीव्ड कि दैट वुड कॉज सोशल डिसहार्मनी या कम्युनल टेंशंस भी हो सकते हैं उसकी वजह से। तो द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सो ये केस स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूएस में है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश किए थे कि जो चाइनीज एजेंसी है, चाइनीज गवर्नमेंट है, दे आर फंडिंग द न्यूज मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग रिसाइडिंग इन द न्यूयॉर्क। वो एक आर्मी का नाम है, याद नहीं आ रहा, श्रीलंकन आर्मी थे वो। तो उसी डेटा के अंदर में नव न्यूज क्लिक का भी आया था नाम, और गौतम लखनऊ पहले से केस उनके पास चला था एफसीआरए का, क्योंकि एफसीआरए में एक प्रोविजन है ना कि आपको 25% खर्चा करना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, बाकी 75% आपको काम पे करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक तरह से लॉबी करते हैं एफसीआरए इसके थ्रू, फॉरेन फंडिंग के थ्रू। तो उनका नाम वैसे ही आया, तो ऐसे ही युवा पे लग गया, और फिर ईडी हरकत में आ गया, एनआईए भी आ गया, सबको। तो गौतम नानलखा जो है वो एक तरह से मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और थोड़ा एकदम फार लेफ्ट में ये इनका है। और फिर स्टेक होल्डर ने पीपी के न्यूज प्लेट स्टूडियो मीडिया, तो इनका नाम आया था सब जगह, इनका नाम आया था इसमें भी 2018 में जो हुआ था ना, एक, तुम्हें पता होगा, हम्म, पुणे में। हाँ। इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जस्ट अभी। एल्गार परिषद उसी से रिलेटेड था। हाँ, एक और एक था जो राइट हुआ था, भीम भीम कोरेगांव, भीम कोरेगांव केस हुआ था। तो उसमें भी इसमें नाम आया यस। था कि कि इंडिया में जो एक प्रोलेटेरिएट का रेवोल्यूशन लाना है, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लाना है, तो इसी में उसको यूरोपिया डाला गया और एफआईआर हुआ है। फंडिंग फ्रॉम चाइना टू डिस्टर्ब द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड कॉज दिस अफेक्शन अगेंस्ट द कंट्री। तो तीस्ता सेतलवर नाम पता होना चाहिए। अभिषेक शर्मा तो पता है, आज तक चैनल के थे, फिर इसमें आ गए। अ, फिर जावेद अहमद, तीसरा से तलवार, फर्स्ट जो इंडिया में सॉलिटर एडवोकेट जनरल थे ना, एजी फर्स्ट, उनकी बेटी तीसरे से तलवार। ये डिस्कस कर लिया शिवसेना यूबीटी। ऐसा क्यों दिखता है कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा बंगाल में क्यों होता है? कभी क्वेश्चन उठा हुआ दिमाग में, तो ऐसा क्यों है? अगर बिहार में भी देखते हैं कि बिहार भी अंडर डेवलप कंट्री है, लेकिन अंडर रीजन है, दिल्ली है, दिल्ली भी नहीं होता है, यूपी भी नहीं होता है। पॉलिटिकल वायलेंस सबसे ज्यादा बंगाल प्रसिद्ध है इसमें, ऐसा क्यों, मानसी? आई थिंक यहाँ पे जो टीएमसी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में ही पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसकी फ्यूलिंग मतलब हो जाती है, और सोशल रिpercussions होते हैं। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ज्यादा इशू है, तो इसलिए थिंक वहाँ पे ज्यादा वायलेंस होती है। जो बंगाल में वायलेंस है, ये आज से स्टार्ट नहीं है, ये ब्रिटिश पीरियड से है। और जब जब आजाद हुआ, लेकिन अधिकतर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है बंगाल में इनिशिएट हुआ था 1947 के बाद से, जब सरकार बना वहां पर लेफ्ट का। तो उसको हराने के लिए ऐसे लोग नहीं आ सकते जो कम वायलेंट हो। ऐसा कभी होता नहीं, हमेशा होता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा वायलेंट हूं मैं। तो वैसे ही एक तरह उसको हराने के लिए जो टीएमसी है, तो वो भी ज्यादा वायलेंट, तो जो भी और आएंगे तो उससे ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे, यही दिक्कत होता है। अनटिल अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी, अवेयरनेस है, नहीं तो फिर ये होता ही वहां पर भी पोल वायलेंस, और अपोजिशन लीडर कई कोई किल हो जाते हैं। एंड वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी में कौन सी है पॉपुलेशन में, कास्ट वाइज अगर देखे तो? वेस्ट बंगाल में कास्ट वाइज माइनॉरिटी में ऐसे नहीं बोल सकते, बट डिफरेंट डिफरेंट है। माइनॉरिटी में जैसे भद्रलोक हो गए कास्ट में, माइनॉरिटी में कास्ट वाइज। लेकिन आप बात करोगे कि माइनॉरिटी, तो मुस्लिम में 17 27%, आई थिंक 27 है,
20% के आसपास। बाकी जो है उसमें ट्राइबल है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गए। उसके बाद फिर जो माइग्रेंट है वो रहते हैं, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के इस तरफ जो मेरा जो जगह आता है जमशेदपुर के अराउंड इस तरफ, यहाँ से वेस्ट बंगाल नीचे स्टार्ट है, तो यहाँ भी माइग्रेंट है, वेस्ट बंगाल माइग्रेंट है, तो फिर वो उनका कनेक्शन उस तरफ भी है, तो ट्राइबल प्लस बंगाली है। और फिर देखेंगे कि भद्रोक हो गया, जो कास्ट हो गया, बाकी सब तो वो माइनॉरिटी में, लेकिन वो अफluent सेक्शन सोसाइटी है वहां पर, तो सत्ता में रहते हैं, जिसमें से बैनर्जी, चैटर्जी, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय उसमें आते हैं। तो मानसी, जो पोर्टफोलियो दिया जाता है जब सीएम बनते हैं, तो पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो सीएम के पास अपना डिस्क्रिप्शन होता है किसी को पोर्टफोलियो देने के लिए कि नहीं? हाँ, सीएम के पास डिस्क्रिप्शन हाँ होता है। ट्रू। किसी को दे सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं। ठीक है। तो हमने डिस्कस किए थे 2-3 दिन पहले कि देयर वाज एलिगेशन ऑफ द यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट, और इसमें ST प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर में उनके ऊपर केस हुआ था, लोकल टीचर के ऊपर में। तो कर्नाटका हैव बैंड टॉयलेट क्लीनिंग बाय चिल्ड्रन। तो ब्लैंकेट बैन जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल में भी प्रमोट करते हैं टॉयलेट क्लीनिंग, और साथ ही साथ स्कूल क्लासरूम क्लीनिंग। जब होगा, अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे कि जब स्कूल छुट्टी होता था तो लास्ट में छुट्टी के बाद ही 5 मिनट मिलता था हर एक हाउस को, कि आज आपका दिन है साफ करने के लिए, ये हफ्ता, अगला हफ्ता फिर वो दूसरे हाउस साफ करेंगे। मानसी, राइट, हाँ, ऐसा ऐसा। होता था। हाँ, तो हर एक, तो आप फिर पोछा मारते हो, उसमें भी डिफरेंस हो जाता है कि जो कैप्टन थे वो पोछा मारते थे, बाकी लोग थे वो झाड़ू मारते थे, और डेस्क साफ कोई और करते थे। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर था। तो डायरेक्टली जो बैन लिखा हुआ है टॉयलेट क्लीनिंग बाय चिल्ड्रन, ये ठीक नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो टॉयलेट क्लीनिंग है इट शुड बी डन बाय ऑल, और इसमें भी मेरिट होना चाहिए कि सबको आप एक तरीके बता दे कि आज से इतना दिन ये करेंगे, इतना दिन ये करेंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द, जो ये यूज किया गया था बाय फर्स्ट गांधी जी के समय में, गांधी पीरियड के 1920 में कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट 1920 के बाद जो स्टार्ट होता है, जो कल भी डिस्कस किए थे, तो उसमें भी इन पर फोकस किया गया था, खुद से साफ करे हर काम, तो उसमें खराब बात नहीं होती। मानसी, राइट, हाँ, इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के में, तो उसमें भी टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो क्लीनलीनेस उनका उनका मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज ड्यूरिंग द स्कूल अगर उनके ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट हो जाएगा बच्चों के, तो इट इज गोइंग टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल। करुणा कुछ बोलना है इसमें? जैसे इसमें यही चीज है कि जापान में भी ये सेम मॉडल वो करते हैं, वहां पे तो मतलब हेल्पर्स को रखते ही नहीं है, बच्चे ही साफ करते हैं स्कूल को, जैसे आपने बताया एट द एंड ऑफ द डे। तो बिल्कुल ही वैसा तो आई डोंट थिंक सो इंडिया में कहीं पे भी है। मतलब क्या इंडिया में नहीं है? जैसे जापान में जो मॉडल होता है स्कूल क्लीनिंग का, तो वहां पे हर चीज बच्चे ही साफ करते हैं स्कूल में, मतलब हेल्पर्स को रखते ही नहीं है वो स्कूल में उधर। हाँ हेल्पर, हाँ ये आई एग्री विद द पॉइंट कि हेल्पर नहीं रहते, तो हम लोग में हेल्पर रहते हैं, लेकिन हेल्पर जो है कॉरिडोर साफ करते हैं, कॉरिडोर हो गए, या फिर कटिंग ऑफ द ग्रासेस, या फिर फूल हो गए, बाकी जब कैंपस हो गए उनको। लेकिन स्कूल स्टूडेंट है वो अपना क्लासरूम और टॉयलेट, ये दो चीज़ें फोकस करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। जैसे लिखा हुआ, डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी रिलीज द स्कूल मेंटेनेंस फंड। तो ये मेंटेनेंस स्कूल फंड जो बात होता है, इसको एक वर्ड को लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस स्कूल से रिलेटेड होगा तो ये मेंटेनेंस फंड क्रिएट किया जाता है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाकी जब फील्ड में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर पेंटिंग में, ब्लैक बोर्ड बनाने में, तो ये वर्ड को डाल सकते हैं सीएस पेपर में। आइडियोलॉजी मानसी, BKI, बब्बर खलसा इंटरनेशनल, कनाडा बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी। प्रैक्टिस। तो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म में क्या फर्क है मानसी? जैसे आपने रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म का डिफरेंसेस बताया, फिर तो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म में। एक्सट्रीमिज्म में हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज को वो सपोर्ट कर सकते हैं, बट टेररिज्म इज लाइक डायरेक्ट अटैक हो गया एक तरीके से। हाँ तो हाँ उसको ट्रू। पॉलिसी से लेना देना कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट एक्शन की बात हो गई टेररिज्म। किलिंग हो जाएगा उसमें, वायलेंट हो, वायलेंस है डायरेक्टली।
एजिटेशन हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म कि पत्थर मार दिए, एक्सट्रीमिज्म बोल सकते हैं कि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी जला दिए, तो एक्सट्रीमिज्म हो सकता है। डायरेक्टली टेररिज्म नहीं बोल सकते, लेकिन टेररिज्म हो गया कि आप किसी को किल कर दिए, आप राइट करके मार दिए, एथनिक क्लींजिंग हो गया, तो टेररिज्म हो गया डायरेक्टली। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आइडियोलॉजी क्या है, तो ये टेररिस्ट आउटफिट हो गया। एग्जैक्टली वर्ड इंडिविजुअल टेररिस्ट लिखा अभी है, यूएपीए एक्ट 1967 के अंदर में डाल दिया गया इसको। तो अ, इसका मकसद क्या है? मकसद एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो खालसा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, तो द डिमांड फॉर खालिस्तान, बट आई थिंक ये इंडिया में बेस्ड नहीं है। हाँ, कनाडा बेस्ड है। कनाडा में। इंडिया बेस्ड था पहले बब्बर खालसे, और फिर खालिस्तान टाइगर लिबरेशन ऐसे, खालिस्तान टाइगर फोर्स ऐसा ऐसा नाम था। तो बाकी फिर जब जूलियो रोबेरो डीजीपी थे, और फिर उनका रिटायरमेंट हो गया, फिर चले गए। उसके बाद फिर जब केपीएस गिल आए थे, तो फिर 1990 के समय में वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया इनके खिलाफ, और वे फिर जाके कनाडा में बस गए। वहां से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एक्टिविटीज, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो फॉरेन फंडिंग इसमें बोझ है। ठीक है। तो कल डिस्कस किए थे विद रिस्पेक्ट टू द रिलीफ पैकेज, कि तमिलनाडु जैसे और भी जगह में नेशनल डिजास्टर नहीं बनाया जा सकता उसको। तमिलनाडु इज डिमांडिंग कि 21,000 करोड़ मुझे मिलना चाहिए फॉर द रिहैबिलिटेशन रीडेवलपमेंट ऑफ द चेन्नई रीजन। लेकिन सरकार कितने दिए, 450 करोड़ के आसपास इमरजेंसी प्रोविजन के लिए। तो अभी फिर अलग से द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन 10,000 करोड़। उसमें स्कीम भी है, इसमें आप लोकल लोन भी देते हैं स्ट्रीट वेंडर के लिए, वहाँ के समय क्रॉप डैमेज के लिए लोन हो गया है, कंपेंसेशन हो गया ऐसा। तो हम लोग कल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि जब फ्लड आता है, तो हो सकता है कि उस साल जो फिजिकल डेफिसिट है, कुछ ना कुछ परसेंटेज पॉइंट बढ़ा देना चाहिए, कि आप एक्सपेंडिचर कर लो फॉर द रिहैबिलिटेशन, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। सेंटर अगर नहीं देना चाहते हैं तो। मानसी, हाँ अशोक। तो इसी में एक लिख सकते हैं। हाँ। पंजाब पुलिस फॉर्म एसआईटी टू प्रूव निकारागुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस, तो ये तो क्लियर हो गया, डोंकी रूट के द्वारा जो भेजा जाता है यूएस कनाडा बाकी जगह में, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लीगल माइग्रेशन राइज, इलीगल एंड इर्रेगुलर माइग्रेशन हैव ग्रोन इनटू कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड। 69,000 जब हम लोग डेटा पढ़े थे कल, तो 11,000 से बढ़ के 69,000 हो गए पिछले कुछ 3 साल में। तो वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड, ये भी हम लोग पढ़े थे 1996 1995 के एक्ट के अंदर में। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, स्टेट का अपना होता है, सेंटर का काउंसिल होता है। तो इसका काम होता है कि जो भी प्रॉपर्टी जो इसको रेगुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस। तो कहीं पर भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी अनक्लेम बॉडी जो होता है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन दे कंडक्ट द लास्ट राइट। सीट शेयरिंग जो होता है, इट शोकेस द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टीज इन द इंडिया। सीट शेयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है हर एक के लिए, तो वो अकोमोडेशन शो करता है एक पॉलिटिकल स्पिरिट के साथ देखा जाए। पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मानसी, जम्मू कश्मीर में, उसकी जम्मू प्रेसिडेंट है कश्मीर। महबूबा मुफ्ती। उनके जो फादर थे सईद मुफ्ती, वो होम मिनिस्टर थे 1997 में। तो उन्हीं का पार्टी है ये पीडीपी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस है पार्टी, जो अब्दुल्ला के हैं, शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, तो इनके हो गए। तो पीडीपी का आइडियोलॉजी, पीडीपी का मतलब अगर हमें देखने को मिल रहा है कि पीडीपी वर्सेस बीजेपी, तो यही देखने को मिलता है कि वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि इतने मेजर्स लेने के बाद, या आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए था, या हम बोले कि वो बोलते कि भी स्टिल टेररिज्म एग्जिस्ट करता एक है। अगर लाइन बोला, अ, कश्मीरियत, कश्मीरियत को कश्मीरी। हाँ, कश्मीरियत को करने के लिए वो बात करेंगे हमेशा, कश्मीर पॉपुलेशन, कश्मीर मुस्लिम पॉपुलेशन। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी में रहे। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा रिहैबिलिटेशन हो, पैसा फंडिंग ज़्यादा मिले सेंटर की तरफ से। सेंटर नहीं पैसा दे रहा है,
फिर तो ये हो गया इस तरह से बोल सकते हैं। बाकी भी आपका जो पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा। अमृतकाल का मीनिंग क्या होता है? रफली ट्रांसलेट टू द गोल्डन एरिया, refers to 25 years period from 75 years to 100 years of Indian independence। तो करुणा, जब इंडिया का 100 years होगा 2047 में, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? आप बता दो। नहीं, एक, आप क्या एक्सपेक्ट एक करोगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, कुछ तो और शेयर करो। इंडिया से या खुद से या फिर ओवरऑल समाज से, कैसा लगता है 47 में? कौन कर रहे हो 47 में? हाँ 100 years होगा, तो 100 years होगा तो बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए, कि 100 years विदाउट एनी बड़े स्केल पर कुछ इंडिया में कुछ राइट हुआ है, या बड़े स्केल में आपका डिसप्लेसमेंट हुआ आफ्टर 1947, जहाँ पर हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया का। और फिर पीस प्रॉस्पेरिटी आया धीरे धीरे, जीडीपी बढ़ा, तो ये शोकेस करेगा। और डेमोक्रेटिक स्पिरिट शुरू से रहा, एक बार भी मिलिट्री कू नहीं हुआ, तो ये दिखाएगा। अभी तक तो नहीं बता सकते, अगला 25 साल बहुत लंबा समय, लेकिन बोल सकते हैं। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? मैं 3 एरियाज पे सोचूंगी। हम्म। एक तो कि मैल न्यूट्रिशन कम हो जाए तब तक। दूसरा कि रेन्यूएबल एनर्जी पे जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो इसी लाइंस पे आगे बढ़ते रहें ना, अपने गोल्स को हम अचीव करें जो हम्म। पंचानवे सेट किए हैं। उसके अलावा मैं चाहूंगी कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो जॉब्स हैं उनका क्रिएशन हो जाए तब तक। हम्म। ठीक है, क्योंकि 2047 तक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होना था हो चुका रहेगा उस समय तक। अब सबको ओल्ड एज की तरफ जाएंगे। तो मैं ऐड करूंगा 2 एरियाज की, इंडिया एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो, जो हम सहे एज ए इंडियन पिछले 100 साल 150 साल में, वो किसी और के साथ होने नहीं दे। ये मैं चाहूंगा 2047 में, जो अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, छोटे कंट्रीज हो गए, तो एज अ लीडरशिप, एज अ एथिकल हायर एथिकल स्टैंडर्ड अपहोल्ड करें ऑन द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड राम। तो ये मैं चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो आपने बता दिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिन्यूएबल एनर्जी, और ये एजुकेशन का और बात कर मैं सकते हो। एक बात मैं बोलूंगी कि हम्म। इंडिया ज्यादा सेल्फ रिलायंट कंट्री बन जाएगा तब तक। अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक्सपेंशन हम चाहते हैं वो उस टाइम पे एक लार्जर स्केल पे पॉसिबल हो सकता है। हम्म। तो प्रवेश, अगले साल, अगले 1.5 साल में ना इम्पोर्टेंट इलेक्शन, उसका नाम बताइए। कल से ही, कल से ही अगले साल होगा, तो इम्पोर्टेंट इलेक्शन दैट विल शेप द नेक्स्ट 15 years, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसकी। नहीं, आप बता दो फिर। तो इंडिया का है, उसके बाद फिर यूएस का है 2024 का लास्ट में, उसके बाद फिर यूके का है 25 में, उसके बाद फिर पाकिस्तान का आई थिंक होगा। तो ये डिसाइड करेगा लॉन्ग टर्म में कि अगला 15 साल में क्या चेंजेस होंगे। और बांग्लादेश का भी बीच में। तो शेख हसीना's पार्टी, अवामी लीग, और दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो प्रवेश, दोनों में क्या डिफरेंस है? अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खलीदा जी। इसमें यही है कि जो शेख हसीना की अवामी लीग है वो डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस के ऊपर काम करती है, और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टीज है वो थोड़ा इस्लाम ओरिएंटेशन को फोकस करती है। यू कैन करेक्ट मी इफ आई स्टैंड रॉन्ग। ट्रू। तो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो शेख हसीना का भी नेशनलिस्ट पार्टी है, लेकिन दे शी विल प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट। तो ये तो डिफरेंस है। तो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है अवामी लीग को। टेक्निकली इंडिया सपोर्ट द स्पिरिट ऑफ द बंगाली पीपल, बांग्लादेशी पीपल, लेकिन जनरली इंडिया सपोर्ट करते हैं अवामी लीग, बैक चैनल बाकी तरह।
तो इसमें हम लोग बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA। तो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट ये सीपा सबसे बड़ा होता है, सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। उसके नीचे में एकटा हो गया, फिर BTIA हो गया, और फिर FTA नीचे हो गया, मानसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे नीचे होता हाँ है। NCC का बताओ प्रवेश, नेशनल कैडेट कॉर्प, तो उसका। एनसीसी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेजेस और स्कूल लेवल पर, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यूज किया जा सके, इन द टाइम मतलब टू कंट्रोल दी इंसर्जेंसी एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑल ओवर इंडिया में जो एनसीसी की है वो यूनिट्स और ब्रांचेज हैं जो हर स्टेट के अंडर काम करती हैं। और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीसी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर जो पब्लिक रैलीज होती हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग होती हैं, वहां पर भी एज अ असिस्टेंट फोर्स उनको यूज किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि पहले जो है गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कम था, अभी वो भी इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। और यूनिवर्सिटी लेवल से भी डायरेक्ट एंट्री इनकी हो जाती है डिफेंस फोर्सेस के अंदर। अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B एंड C। तो जो प्रीशियस सर्टिफिकेट माना जाता है वो C सर्टिफिकेट माना जाता है, उससे आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है विदाउट रिटन एग्जाम इन दी NDA एज वेल एज इन दी OTA, दैट इज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एज दी लेफ्टिनेंट। तो उसमें आपका ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बाद आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट या फिर इंडियन नेवी के अंदर एज अ ऑफिशियल डेजिग्नेशंस पर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, प्रवेश, इसमें ये बताओ कि सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज एट द हाउस ऑफ द उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी, जो 10th करोड़ बेनिफिशियरी है उज्ज्वला योजना का, इन अयोध्या। तो इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों जाना पड़ा, क्यों गए वो, और इसका ये पिक्चर का क्या रेलेवेंस है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मेरा ये मानना है इस पिक्चर को देखकर कि दिस इज अ गुड स्टेप। द टॉप notch representative of the country is meeting the grassroots people in their homes। तो इससे उनको ये भी पता लगेगा कि जो सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस स्कीम्स ऊपर से सरकार चलाती है, उसका असली में ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इट इज अ ट्रू। काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑडिट, इसको हम नाम दे सकते हैं, जिससे कि जो स्टेट के हेड होते हैं उनको पता लगता है कि एक्चुअल में ग्रास रूट पर क्या काम हो रहा ट्रू, आई विल ऐड 3 मैं एरियाज। हाँ बोलो मैं मानसी। एक हाँ शॉर्ट में एक चीज ऐड करूंगी कि इससे ये मैसेज भी जाता है कि जो अ, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर है, जो टॉप लीडरशिप भी है, वो इंसानों में से ही एक इंसान है। तो जो कनेक्टिविटी का पहले रहता है कि टॉप लीडर है तो विल नॉट मीट, या सिक्योरिटी के इतने कंसर्न्स रहते हैं, तो एक ये सिंपल मैसेज भी देने की यहाँ पे कोशिश की ठीक है, जा रही है। मैं इसमें देख के बस यही बोलूंगा, 3 एरियाज है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। पहली बात है कि उज्ज्वला योजना जो 10th करोड़, इसका मतलब कि ये गए 10th करोड़ हुआ और लोग को समझ में आ गया कि 10 करोड़ अभी तक हो चुका है, तो इससे एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया। दूसरा चीज कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपना एक इमेज है वो बढ़ गया, क्योंकि आप जाके मिल के आप पूछ रहे हो सबसे। तीसरा हो गया कि जो उज्ज्वला योजना का स्कीम है वो जिसके पास नहीं होगा वो भी जाकर के आप ऑनलाइन सर्च करके ले सकते हैं या उनको मिल सकता है। तो और से एक तरह से एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया। तो 10th करोड़ हो गया। ड्राफ्ट नॉर्म्स टू मेक रेलवेज मोर डिसेबल फ्रेंडली। तो हम लोग डिस्कस किए थे परसों भी कि सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन डायरेक्शन टू द एग्जीक्यूटिव कि रिजर्वेशन आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन आप लाएंगे डिसेबल के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम अभी जो है वो SC ST पॉपुलेशन के लिए। तो डिसेबल फ्रेंडली के लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग से इन्वेस्टमेंट होता है हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। तो क्या हो सकता है इसमें, तो लिखा हुआ है लो हाइट टिकर काउंटर, फिर दिव्यांग सहायक होना चाहिए जो आप हेल्प करे आपको, ये सब एरियाज बोल सकते हैं। गाइडिंग ब्लॉक, फ्रंटलाइन स्टाफ साइन ट्रेंड इन साइन लैंग्वेजेस।
फिर ब्रेल होना चाहिए जहां जहां पर टिकट काउंटर हो गए, डिजिटल डिस्प्ले, तो टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट टू स्पीच, यूजर फ्रेंडली, पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम मीनिंग क्या है मानसी? कहाँ पे? यहाँ है पिक्टोग्राम। यूजर फ्रेंडली पिक्टोग्राम्स हुई थ्रू पिक्चर्स, जो हम बोलते हैं क्यूआर कोड और वो सब बोलते हैं, तो पिक्टोग्राम्स के थ्रू जो लोग मतलब सुन नहीं सकते वो उसके थ्रू उसको समझ सकते हैं चीजों को, पिक्चर्स के थ्रू। पिक्चर्स के थ्रू। एक्सेसिबल टॉयलेट्स, सीटिंग अरेंजमेंट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे चीज हैं। सबसे अच्छा इसमें लगा दिव्यांग सहायक, लोग होना चाहिए जो सपोर्ट करें। तो लेवाई 20-30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड फैट कंटेंट। तो HFSS प्रोडक्ट, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट में अगर बढ़ेगा टैक्स, तो लोग उसको धीरे धीरे, इसको बोलते हैं नजिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल, नज करो आप, इनडायरेक्टली नज करो। तो उसका एग्जांपल और भी जगह रहा है, जैसे एलपीजी में आप सब्सिडी रिलीज कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पर क्लिक जो होता है ना ऑनलाइन, तो हट हट जाता है। जब क्लिक करोगे तब सब्सिडी नहीं होगा, अपने आप मान के चलते हैं कि आप सब्सिडी हटा दे रहे हो। तो ये सब नजिंग मैकेनिज्म का पार्ट है। तो ये भी अगर आप इंक्रीज करोगे टैक्स, तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, एग्जैक्टली नहीं लेकिन ओवर द ईयर्स। इसमें तो जैसे उससे कि ये जो टैक्स बेन है वॉलंटरी होगा या फिर मैंडेटरी होगा? टैक्स मैंडेटरी, मैंडेटरी होता है टैक्स हमेशा, मैंडेटरी होते वॉलंटरी कैसे वॉलंटरी होता है? नहीं। कभी नहीं होता तो ये टैक्स। गलत स्टेप है, ये गलत स्टेप है। नहीं, आई आप वुड कुजीन दिस कैसे इज के द आप राइट। बताइए बताइए। आप कुजीन के ऊपर जो कुजीन के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। आप इंडिविजुअल चॉइस का सवाल है इसमें, जो आपने बात की अभी कि उज्ज्वला योजना के अंदर आपको जो सब्सिडी का मामला है, तो उसमें आप छोड़ सकते हैं या फिर आप रख भी सकते हैं। तो उसमें जब वॉलंटरी है तो यहाँ पर तो आप कल को बोलेंगे कि प्रवेश, मैंने जो बात गवर्नमेंट ने। रखा वो नजिंग बिहेवियर का एग्जांपल है, वो टैक्स का एग्जांपल है, किसी और का एग्जांपल नहीं। नजिंग बिहेवियर, बिहेवियर का नज कैसे करता है, वो सब इन्फ्लुएंस करते हो बिहेवियर को, उसका एग्जांपल है। हाँ ये बात हो रहा है प्रवेश, कि आप जो पैकेट फूड है ना, उसमें बात हो रहा है। ये बात नहीं हो रहा है कि आप छोले भटूरे खा रहे हो तो टैक्स बढ़ जाएगा आपका। वो सब कर ही नहीं सकते, टैक्स कैसे लगाओगे टैक्स, इनपुट पता ही नहीं हाँ है। तो कल नॉर्मल किस पे, इसे नॉर्मल पैकेट जो फूड पे फूड है बात कर रहे हैं, कोका कोला का बात हो रहा है या फिर फ्रूटी का बात हो रहा है एक्सेट्रा, जहां पर हाई शुगर, फैट, सॉल्ट कंटेंट है, और जो लिखा नहीं रहता हाँ उसके ऊपर में आपकी बात मैं कितना आपकी बात परसेंट है। समझ आप ये मैं बोलो, आपकी हाँ बात समझ आप बोलो। पैकेज हम्म, की बात मैं आपकी समझ गया। हम्म। लेकिन उस पर कितना उचित है ये लगाना कि मतलब आप फ्रूटी पीते हैं, किसी को ज्यादा मीठा खाना पसंद है, तो वो टैक्स ही लगा दिया आपने। उसकी इतनी नहीं आमदनी नहीं, वो प्रवेश, मीठा उसका। लेकिन यहाँ पे फ्रूटी पीना पसंद है, अल्टीमेटली जो इश्यूज हो रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, उनको आप कैसे रोकोगे? ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रही है, बट इंसान को अगर रियलाइज नहीं हो रहा कि ये प्रॉब्लम आगे हो सकती है, तो दिस इज द राइट स्टेप। और स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाएगा, जैसे औशक ने बोला, जो हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट है। तो जो नॉर्मल फूड ग्रेन्स है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं सिन टैक्स है, लिखा भी है यहाँ पे यूजिंग सिन आप टैक्स, जो जैसे के गरीब का ऊपर बात लगता है। कर रहे हो, तो गरीब लगातार फ्रूटी और बर्गर नहीं खाता जा करके, अरे वो सिर्फ औषध जी वो अनाज और धान। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एफ्लुएंट सोसाइटी, वो मैक्सिमम पैकेट फूड, मैगी हो गया, बाकी सब कंज्यूम करते हैं भाई। तो उनके पास, तो